आज है 15 सितंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौटियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस नए मिशन की, जिसके तहत उनका कहना है कि घुसपैठियों की मदद से देश की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी बदलने की साजिश को नाकाम किया जाएगा। मणिपुर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बावजूद नेशनल हाईवे 2 अब भी बंद है। हम ये भी समझेंगे कि क्यों मणिपुर संकट को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का सबसे अंधकार में अध्याय कहा जा रहा है। क्रिकेट की दुनिया में हम एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत की बात करेंगे, लेकिन साथ ही उस तनाव पर भी नजर डालेंगे जिसके चलते टॉस पर कप्तानों ने हाथ तक नहीं मिलाया। इसके अलावा 2006 मुंबई ब्लास्ट में बेगुनाह साबित हुए अब्दुल वाहिद शेख की कहानी सुनेंगे, जो अपने दोस्त की कब्र पर अदालत का फैसला पढ़ने नागपुर गए। और गुजरात से एक हैरान करने वाली खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का बिल बीजेपी ने उनके परिवार को भेज दिया। विश्लेषण के हिस्से में आकार पटेल बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने नफरती कानून बनाने के अपने एजेंडे में पूरी सफलता हासिल की है। और सुशांत सिंह समझाएंगे कि पड़ोसी देशों में हो रहे युवा विद्रोह से भारत को क्या सबक लेना चाहिए, जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार घुसपैठियों की मदद से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश को विफल करने के लिए जल्द ही एक मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। उत्तर मध्य असम के दरांग जिले के मंगलदोई में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग घुसपैठियों को पनाह देने पर तुले हुए हैं, वे बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रच रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलदोई गुवाहाटी से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। मोदी ने कहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसके लिए देश भर में एक जनसांख्यिकी मिशन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य घुसपैठियों को बाहर निकालकर भारतीय नागरिकों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, मैं घुसपैठियों के समर्थक राजनेताओं को बताना चाहता हूं कि मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। उन्होंने कांग्रेस पर इन घुसपैठियों को बचाने और उनकी रक्षा करने का आरोप भी लगाया। अब बात मणिपुर की। गृह मंत्रालय की घोषणा के कई दिन बाद भी मणिपुर में नेशनल हाईवे 2 पर सभी समुदायों की स्वतंत्र आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। ये हाईवे इम्फाल घाटी को कांगपोकपी पहाड़ी जिले से होते हुए नागालैंड के दीमापुर और आगे असम से जोड़ता है। ये सड़क इम्फाल घाटी में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। यही वो मुख्य सड़क है जो इम्फाल हवाई अड्डे तक जाती है, लेकिन जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कुकी जो समुदाय के लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। विजेता सिंह की रिपोर्ट है कि मई 2023 से जारी हिंसा के कारण NH2 और NH37 को बार बार बंद किया गया है। जातीय हिंसा की आग में 28 महीनों से झुलस रहे मणिपुर की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, तो उम्मीदों और आशंकाओं का मिला जुला माहौल था। हरकारा डीप डाइव में प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ हुई बातचीत से जो तस्वीर उभरती है, वो दर्शाती है कि ये दौरा समाधान की दिशा में एक ईमानदार प्रयास कम और उत्तर भारत के दर्शकों के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक प्रदर्शन अधिक था। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय की बात की। समाधान के तौर पर उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और विस्थापितों के लिए 7,000 नए मकानों की घोषणा की। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने बताया, ये लफ्फाजी उस कड़वी सच्चाई को नज़रअंदाज करती है कि इस हिंसा को भड़काने का आरोप स्वयं उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार पर है। इस दौरे की सबसे बड़ी विफलता ज़मीनी हकीकत का सामना करने में रही। आज मणिपुर एक ऐसी दुखद सच्चाई जी रहा है जहां कुकी समुदाय के लोग मैतेई बहुल इलाकों में और मैतेई समुदाय के लोग कुकी बहुल इलाकों में जाने से डरते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद एक सवाल उठाते हैं, क्या प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के कुकी और मैतेई विधायकों को एक साथ लेकर इम्फाल और चुराचांदपुर दोनों जगहों का दौरा कर सके? जब देश के प्रधानमंत्री भी अपनी पार्टी के भीतर यह सांकेतिक एकता स्थापित नहीं कर पाते, तो यह उनकी यात्रा की प्रतीकात्मक विफलता को उजागर करता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ा अपराधी हिंदी मीडिया रहा, जिसने मणिपुर की सच्चाई को हिंदी पट्टी की जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया। नतीजतन देश का एक बड़ा हिस्सा या तो इस त्रासदी से अनजान है या फिर उसे घुसपैठियों द्वारा भड़काई गई हिंसा के एक सरलीकृत नैरेटिव से भर दिया गया है। अंत में प्रधानमंत्री का ये दौरा उन सवालों को जस का तस छोड़ गया जो सबसे महत्वपूर्ण थे।
260 से अधिक मौतों और 60,000 से ज़्यादा विस्थापितों के लिए न्याय का रास्ता क्या है? और दोनों समुदायों के बीच सुलह की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? इन सवालों के जवाब के बजाय मणिपुर को विकास परियोजनाओं का लेप मिला। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत ने एशिया कप ग्रुप ए के मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के 31 रन, कप्तान सूर्यकुमार यादव के 47 रन और तिलक वर्मा के 31 रनों की मदद से भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ भारत एशिया कप में अब तक की इकलौती 2 जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है, जिससे टीम लगभग सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन इस मैच पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का साया भी रहा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान अली आगा टॉस के लिए आए, तो दोनों के बीच पारंपरिक रूप से हाथ नहीं मिलाया गया। द इंडियन एक्सप्रेस में संदीप जी के अनुसार, सूर्या ने मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही टीम को बता दिया था कि वे हाथ नहीं मिलाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यह हर खिलाड़ी की व्यक्तिगत पसंद होगी। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली प्रियदर्शनी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप क्रिकेट मैच खेलने का फैसला उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था। प्रियदर्शनी के पति प्रशांत सतपथी उन 26 नागरिकों में शामिल थे जो 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में अपने घर पर प्रियदर्शनी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच आयोजित करना उस देश की आर्थिक रूप से मदद करने जैसा है। उन्होंने कहा, उन सैनिकों के परिवार के सदस्यों का क्या जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी? यह उनका भी अपमान है। दोस्त की कब्र पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पढ़ने मैं नागपुर क्यों गया, अब सुनिए एक बेहद मार्मिक कहानी। ये लेख स्क्रोल में अब्दुल वाहिद शेख ने लिखा है, जो 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी थे और बाद में बेगुनाह साबित हुए। हम उनके लेख के कुछ अंश पढ़ रहे हैं। वाहिद शेख लिखते हैं, 20 जुलाई की शाम को मैं अपने घर पर अपने बहनोई साजिद अंसारी के साथ खाना खा रहा था। वह भी 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले के आरोपियों में से एक थे। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, इस मामले में लंबे समय से सुरक्षित रखा गया फैसला अगले दिन सुनाया जाएगा। हम 13 लोगों पर आतंकवाद, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 ट्रेनों में बम लगाने के आरोप थे। 2015 में 9 साल तक गलत तरीके से कैद रहने के बाद मैं बरी होने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उस जुलाई की शाम को जब हम फैसले का इंतजार कर रहे थे, मेरे अंदर उम्मीद और डर एक साथ टकरा रहे थे। लेकिन एक नाम मुझे बार बार परेशान कर रहा था, कमाल अंसारी। मैंने उसके साथ 9 साल सलाखों के पीछे बिताए थे। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और एक दुखद अर्थ में वो सज़ा पूरी भी हुई, फांसी के तख्ते से नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति से। कमाल की 2021 में नागपुर सेंट्रल जेल में मृत्यु हो गई थी। उसने 16 साल सलाखों के पीछे बिताए थे। जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो उसने घोषणा की कि मुंबई पुलिस की एटीएस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अविश्वसनीय थे। ये फैसला, चाहे कितना भी ऐतिहासिक क्यों न हो, कमाल अंसारी पर कोई असर नहीं डालता था, सिवाय इसके कि उसका नाम मरणोपरांत साफ हो गया था। मुझे राहत मिली, लेकिन यह पीड़ा से भरी हुई थी। एक न्यायिक प्रणाली किसी व्यक्ति की बेगुनाही को पहचानने में लगभग 2 दशक कैसे लगा सकती है? कमाल की मरणोपरांत बरी होना गजब की बात थी। लेकिन मैं सोचने लगा, कमाल अकेला नहीं था। मैंने एल्गार परिषद मामले में फादर स्टेन स्वामी के बारे में सोचा, जो मुकदमे का इंतजार करते हुए मर गए। जो राज्य आपको पिंजरे में बंद करता है, वो चुपचाप आपको मार भी देता है। और जब 2 दशकों के बाद अदालत आखिरकार आपको निर्दोष घोषित करती है, तो फिर क्या? फैसले के दिन मैंने नागपुर जाने का संकल्प लिया, उसकी कब्र के सामने खड़ा हुआ और उस फैसले को पढ़ा जिसने उसे बरी कर दिया था। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति लेटा था जिसने अपने जीवन के साल दोषी के रूप में बिताए थे, और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। कमाल की कब्र सिर्फ एक गलत आदमी का विश्राम स्थल नहीं है, ये भारत की न्यायिक प्रणाली पर एक स्थायी धब्बा है। असली न्याय मरणोपरांत बरी होने में नहीं है, बल्कि ऐसे सुधारों में है जो इस तरह के अन्याय को फिर से होने से रोकते हैं। वाहिद शेख का विस्तृत लेख स्क्रोल में पढ़ सकते हैं। अब एक नज़र अर्थव्यवस्था पर। साल 2023-24 में भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में से करीब 56% निवेश टैक्स हेवन देशों जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड्स में किए गए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां कम कर वाले इन विदेशी क्षेत्रों का उपयोग अपने निवेश को चैनलाइज करने और वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए करती हैं।
2023-24 में भारतीय कंपनियों के कुल 3,488.5 करोड़ रुपए के एफडीआई में से लगभग 1,946 करोड़ रुपए टैक्स हेवन देशों में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से एक दिन पहले उनके कैबिनेट सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चेतावनी दी कि यदि उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें नहीं दी गई तो वे 100 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर जगह 10,000 से 15,000 वोटर हैं और हम जीतेंगे। अब रुख करते हैं विश्लेषण का। आकार पटेल एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। वो चीन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चीन ने 2015 में मेड इन चाइना 2025 योजना पेश की और हाई स्पीड रेल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने तक जो लक्ष्य तय किए उन्हें हासिल करके दिखाया। पटेल पूछते हैं, भारत की सरकार ने क्या हासिल करने का इरादा किया और क्या वो सफल रही? अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर जवाब साफ है, लेकिन पटेल उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां सरकार अपने चुने हुए फैसलों में सफल हुई है। इसी महीने राजस्थान में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। इसके दो मकसद हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर धार्मिक विवाह को अपराध बनाना और लोगों, खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों को ईसाई बनने से रोकना। उत्तराखंड से शुरू होकर हिमाचल, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक तक बीजेपी ने ऐसे कानून बनाए हैं। ये सभी कानून बीजेपी ने पास किए। राजस्थान का कानून तो प्रचार के सभी रूपों को भी अपराध बनाता है और सज़ा 20 साल तक हो सकती है। पटेल लिखते हैं कि बीजेपी के ये सभी कानून लगभग सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन हमारे समाज में वे स्वीकार्य हो गए हैं। राजनीतिक रूप से इन कानूनों को पलटना मुश्किल है। मई 2023 में कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह इस कानून को खत्म कर देगी, लेकिन अब खबर है कि सरकार इस पर कानूनी राय लेगी। मतलब कानून अभी भी जस का तस है। आकार पटेल का निष्कर्ष है कि बीजेपी सरकार ने 2014 से बीफ धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकता पर जो कानून बनाए और बहुलवाद को खत्म करने का जो इरादा किया था उसे हासिल कर लिया है। हो सकता है कि हमारे पास मेड इन चाइना 2025 जैसी कोई नीति न हो, लेकिन रीमेक इंडिया 2025 नीति की पूरी जीत को स्वीकार न करना मुश्किल है, जिसके फल हम कानूनों, मीडिया और अपने समाज में देख सकते हैं। कैरेवन पत्रिका में सुशांत सिंह लिखते हैं कि जैसे ही नेपाल और बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ युवाओं का विरोध तेज हुआ, भारत में मोदी सरकार के समर्थकों ने विदेशी हाथ का आरोप लगाया। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इस साजिश को नहीं मानते। सुशांत सिंह कहते हैं कि 2022 में श्रीलंका के आर्थिक पतन से लेकर बांग्लादेश और नेपाल में विद्रोह तक दक्षिण एशिया में सरकारों का पतन एक क्षेत्रीय पैटर्न स्थापित करता है जो नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इन सभी आंदोलनों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। प्रत्येक की शुरुआत शिक्षित युवाओं के बीच आर्थिक हताशा से हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी और सफल हुई क्योंकि पारंपरिक राजनीतिक संस्थानों ने अपनी वैधता खो दी थी। प्रदर्शनकारी नौकरियां, किफायती जीवन और जवाबदेह नेतृत्व चाहते थे। सुशांत सिंह के मुताबिक भारत में इन उथल पुथल से पहले की कई स्थितियां मौजूद हैं। युवा बेरोजगारी संकट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। 20 से 24 वर्ष की आयु के 44.5% भारतीय बेरोजगार हैं। ये बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका की तुलना में बहुत अधिक है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी 60% से अधिक लोगों ने कहा है कि 2014 के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर हो गई है या बिगड़ गई है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक है मोदी के तहत लोकतांत्रिक संस्थानों का कमजोर होना। फ्रीडम हाउस ने भारत को स्वतंत्र लोकतंत्र से घटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया है, जबकि वी-डेम इंस्टीट्यूट अब देश को चुनावी निरंकुशता कहता है। जब लोकतांत्रिक संस्थान विश्वसनीयता खो देते हैं तो सड़क पर विरोध प्रदर्शन ही राजनीतिक अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बन जाते हैं। सुशांत सिंह का निष्कर्ष है कि भारत अनिवार्य रूप से पतन के लिए अभिशप्त नहीं है, लेकिन मौजूदा रुझान चिंताजनक हैं। दक्षिण एशिया का संदेश स्पष्ट है। अधूरे आर्थिक वादे, अनसुलझे शासन विफलताएं और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थान विस्फोटक स्थितियां पैदा करते हैं जिन्हें एक छोटी सी चिंगारी भी भड़का सकती है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर एक्स पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।